कीव पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने मॉस्को पर पलटवार कर दिया। जेलेंस्की ने यह दावा किया कि उनकी सेना ने 500 से ज्यादा ड्रोन हमले किए और इस हमले में मॉस्को तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा, जबकि 4 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन के इस हमले की बात करें तो यह कीव पर किए गए हमले के बाद पहला हमला है। रूस के हमले में कीव में 24 लोगों की मौत हुई थी। यूक्रेन ने मॉस्को को जलाना शुरू कर दिया है। रूस का दिल, पुतिन की सत्ता का सबसे मजबूत किला, लेकिन अब वही मॉस्को ड्रोन धमाकों से कांप उठा है। आसमान में आग, सड़कों पर सायरन, एयर डिफेंस की अंधाधुंध फायरिंग और रूस के भीतर अब तक का सबसे बड़ा यूक्रेनी ड्रोन हमला। यूक्रेन ने 500 से ज्यादा ड्रोनों से मॉस्को और उसके आसपास हमला किया। ऑयल डिपो, एयरबेस, सैन्य ठिकाने, सब कुछ निशाने पर थे। लेकिन इस हमले के बाद दुनिया के सामने सिर्फ एक सवाल खड़ा नहीं हुआ, बल्कि कई खतरनाक सवाल उठ गए हैं। क्या पुतिन ने अब सीधे ज़ेलेंस्की को खत्म करने की तैयारी कर ली है? क्या कीव के पावर सेंटर अब क्रेमलिन के नए टारगेट पर हैं? क्या पुतिन ने जिस परमाणु हथियार का परीक्षण किया वो सीधे कीव पर गिरा देंगे? जंग के 4 साल बाद भी पुतिन की सेना यूक्रेन को हरा नहीं सकी है। हालात ये हैं कि 3 महीने में रूस की सेना जितनी बढ़त हासिल करती है, सिर्फ 1 महीने में ही ज़ेलेंस्की की सेना हिसाब बराबर कर देती है। यूक्रेन ने जिस MNPZ रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया वो मॉस्को की मेन ऑयल रिफाइनरी है। यह रूस की राजधानी के बेहद करीब है और ईंधन सप्लाई का सबसे महत्वपूर्ण जरिया। इस रिफाइनरी से सिविल और मिलिट्री दोनों जरूरतें पूरी होती हैं। इस रिफाइनरी पर अटैक से रूस की ऑयल प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स पर असर पड़ सकता है, जो फिलहाल युद्ध के लिए बेहद जरूरी है। Також є хороша робота нашої розвідки. По-перше, чітко розуміємо, що обговорюється між Росією та керівництвом Білорусі. Пішла зараз більша активність росіян, я маю на увазі в розмові з Олександром Лукашенком, хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну, та саме з території Білорусі जंग के 5वें साल रूस यूक्रेन युद्ध का वॉरफेयर पूरी तरह से बदल गया है। अब यूक्रेन मिसाइलों का जवाब ड्रोन से दे रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मार्च महीने में रूस ने यूक्रेन पर 6000 से ज्यादा ड्रोन दागे। इसके जवाब में यूक्रेन ने मॉस्को पर 7000 से ज्यादा ड्रोन हमला किया। मतलब ड्रोन हमलों में यूक्रेन ने रूस को पीछे छोड़ दिया। हालांकि अप्रैल में रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमलों की बमबार्डिंग कर दी। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि 13-14 मई के दौरान रूस ने 1500 से ज्यादा ड्रोन और 50 से ज्यादा मिसाइलें कीव और आसपास के इलाकों में दागी। रूस ने यूक्रेन पर ऐसा हमला किया जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। कीव की रात को आग के समंदर में बदल दिया। यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य कमांड नेटवर्क पर लगातार हमले हुए। लेकिन सवाल है कि रूस के इन हमलों का मकसद क्या था? सिर्फ शहरों को तबाह करना या फिर यूक्रेन की कमान तोड़ना? ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। Чернігівсько-київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву.
Удари по Києву і по інших наших містах, по політичних та військових об'єктах, де може यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि रूस अब फैसला लेने वाले ठिकानों को निशाना बना रहा है। यानी रूस अब उन ठिकानों पर हमले कर रहा है जहां से युद्ध को कंट्रोल किया जाता है। राष्ट्रपति कार्यालय, कमांड बंकर, सुरक्षा नेटवर्क और सत्ता का पूरा ढांचा। तो पुतिन ज़ेलेंस्की को दुनिया से काट देना चाहते हैं। युद्ध की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की कई बार अपनी हत्या की साजिश का दावा कर चुके हैं। कभी वैगनर नेटवर्क, कभी रूसी एजेंटों, तो कभी अंदरूनी साजिश के दावे। लेकिन अब तस्वीर और खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में लड़ा जा रहा है। अब इंसान नहीं, मशीनें मौत चुन रही हैं। और सबसे बड़ा डर यही कि क्या किसी दिन एक ड्रोन सीधे कीव के राष्ट्रपति परिसर तक पहुंच जाएगा। де може бути керівництво армії, уряд і тут по Банковій. Давно вони виношують цей план. Зараз після Ірану знову активізувались, шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо, і так само по інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб. Дехто там в Москві так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність і в будь-якому випадку на Банковій. मॉस्को पर यूक्रेन का हमला सिर्फ बदला नहीं था, वो एक संदेश था। अगर कीव जल सकता है तो मॉस्को भी सुरक्षित नहीं। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद रूस के अंदर कई एयरपोर्ट बंद करने पड़े। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी रात एक्टिव रहा और मॉस्को के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि युद्ध अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक छोटा सा देश रूस की राजधानी को इस हद तक हिला देगा? क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि यूक्रेन 4 साल तक मॉस्को के हर हमले का दोगुनी ताकत से जवाब देगा? तो क्या ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ अगले और 4 साल युद्ध करने की तैयारी कर ली है? लेकिन इस जंग में पुतिन भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पुराने मिसाइल स्टॉक तेजी से खत्म हो रहे हैं और अब नई बनी KH-101 क्रूज मिसाइलें सीधे फैक्ट्री से युद्ध में भेजी जा रही हैं। यानी हथियार भी बन रहे हैं और तुरंत दागे भी जा रहे हैं। तो क्या रूस अब युद्ध के दबाव में जंग लड़ रहा है? क्या लंबा युद्ध पुतिन पर भारी पड़ रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका ने रूसी तेल से जुड़ी राहत हटाकर आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया है। रूस का बजट घाटा बढ़ रहा है, प्रतिबंध बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके पुतिन लगातार अपने सुपर वेपन दिखा रहे हैं। हाल ही में रूस ने RS-28 सरमत मिसाइल का परीक्षण किया। करीब 18,000 रेंज वाली ये मिसाइल लगभग पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से तक पहुंचने की क्षमता रखती है। रूस का पोसाइडन सुपर टॉर्पीडो ऐसा परमाणु हथियार जो अंडर वॉचर लंबी दूरी के टारगेट को तबाह कर सकता है। रूस की एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो अपने टारगेट तक 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच सकता है। और इसी बीच नेटो सीमा पर भी युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ता जा रहा है। रोमानिया में मिला जिंदा गोला, पोलैंड में एयर अलर्ट, ब्लैक सी में बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटी। अगर एक मिसाइल नेटो सीमा के अंदर फट गई तो क्या नेटो सीधे युद्ध में उतर जाएगा?